नमस्कार, टाइम्स नाम नवभारत के हाईटेक स्टूडियो में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। शुरुआत करते हैं सुपर सिक्स की, और सुपर सिक्स में आज बात पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर से टूटने की दहलीज पर खड़ा है। क्या मुनीर और शाहबाज को डर सताने लगा है कि कहीं पीओजे और बलूचिस्तान उनके हाथ से ना निकल जाए। क्या पाकिस्तान की फोर्स को मुनीर ने कत्लेआम का ऑर्डर दे दिया है। ये तमाम सवाल आज पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। दरअसल पीओजे में गृह युद्ध की चिंगारी भड़क चुकी है। आवाम अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर चुकी है। मुनीर आर्मी सरेआम निर्दोषों का खून बहा रही है। अब तक ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिससे पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब पूरी दुनिया के सामने हुआ। आज की स्थिति यह कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सेना के टैंक्स सड़कों पर उतर आए। लड़ाकू हेलीकॉप्टर आसमान में गश्त लगा रहे हैं, और सिर्फ इसलिए ताकि लोगों के प्रदर्शन पर नजर रखी जा सके। तो यहीं से सवाल खड़ा होता है कि क्या यह शुरुआत हो चुकी है पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की, और क्या मुनीर उससे ही बचने की कोशिश में अपने ही मुल्क की आवाम के लिए मौत का फरमान सुना चुका है। क्योंकि पीओजे के हालात जो गवाही देते हैं उसमें बच्चे और गर्भवती महिलाओं को भी मारा जा रहा है। और यहीं से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मुनीर को पीओजे के हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, बलूचिस्तान हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों के इस बर्बर चेहरे के खिलाफ सिर्फ पीओके के लोग ही खड़े हैं। पाकिस्तान के दूसरे इलाके भी ऐसे हैं जहां विरोध की आग इस वक्त धधक रही है। बलूचिस्तान में सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और यहां अपनी हक की मांग को लेकर उन्होंने अपने आवाज को बुलंद किया। लेकिन अमेरिका का सो कॉल्ड शांति दूत मुनीर इस बगावत का जवाब भी बारूद से ही दे रहा है। तो आज हम सुपर सिक्स में आपके सामने ऐसी कुछ तस्वीरें रखेंगे जिससे पाकिस्तान बेनकाब होगा। साथ ही आपको बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान में आटे दाल की मांग का जवाब बारूद से दिया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आपको देखना बहुत जरूरी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, ये सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर है। ये बताया जा रहा है कि पीओजे यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की तस्वीर, जहां सेना के ट्रकों पर टैंक्स लाद दिए गए और ये सड़कों पर चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये असलहे आवाम को कुचलने के लिए मुनीर ने सड़कों पर उतारे हैं। पीओजे की सड़कों का मंजर इस वक्त मैदान जंग में तब्दील हो चुका है। मतलब जनता और पाकिस्तानी आर्मी इस वक्त आमने सामने की लड़ाई में है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जिसमें आप देखेंगे कि कैसे आसमान में पाकिस्तानी फोर्स का हेलीकॉप्टर गश्त लगा रहा है। ये देखिए, खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर में फूंकने के लिए तेल पाकिस्तान के पास है। ये तस्वीर आप देखिए, सिर्फ इसका काम है कि ये लोगों पर निगरानी करे, स्पाई करे कि लोग कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। यह मुनीर की सेना का हेलीकॉप्टर है और ऐसा लग रहा है कि मामला अब आर पार का हो चुका है। जरूरत पड़ी तो ना सिर्फ जमीन बल्कि आसमान से भी मुनीर की फोर्स निहत्ती जनता पर गोलियां बरसा सकती है, क्योंकि इस कायर फोर्स के बारे में हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो फोर्स है जंगों में तो हार जाती है, लेकिन निर्ममता से आम लोगों को मारती है। ये हालात पीओजे के हैं, लेकिन पाकिस्तान की बर्बादी की चिंगारी अब बलूचिस्तान प्रांत में भी भड़क चुकी है। बदहाली से तिल तिल कर मर रही बलूचिस्तान की आवाम अब बगावती हो चुकी है। कैसे ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां सरकारी कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर हुक्मरानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है। आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। मतलब पीओजे से लेकर बलूचिस्तान तक के जो हालात हैं उसे लेकर शाहबाज और मुनीर को गृह युद्ध का डर सताने लगा है। आप देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान में इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। दुनिया भर में आतंक की साजिश रचने वाला पाकिस्तान आज खुद जल रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद ये कहना बिल्कुल गलत है। पीओजे से लेकर बलूचिस्तान तक की आवाम मुनीर एंड कंपनी के खिलाफ उठ खड़ी हुई। जो सरकार और सेना आवाम की सलामती के लिए होती है, आज वही आम जनता पर गोलियां दाग रही। मुल्क के हालात यानी पाकिस्तान के हालात बेकाबू होते हैं। बड़ी बात यह कि कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तानी आवाम ने अपने हुक्मरानों के खिलाफ ऐसे आवाज बुलंद की हो। लेकिन अब तक जितनी बार आवाजें उठी, उन्हें पाकिस्तान की सेना और हुक्मरानों ने बारूद की आग में झोंक दिया। कैसे, मैं कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखता हूं, तो पता चलेगा कि जब जब जमहूरियत में लोग प्रदर्शन करते हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत में, तो उस आवाज को दबा दिया जाता है। याद कीजिए साल 2023 की शुरुआत में पीओजे में पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन मुख्य रूप से आर्थिक मुद्दों को लेकर शुरू हुआ था। मई 2023 में रावलकोट से चिंगारी भड़की, जहां लोगों ने गेहूं की सब्सिडी हटाए जाने और आटे की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ छोटे छोटे प्रदर्शन शुरू किए थे। यह आग जल्दी पूरे प्रांत में फैल गई। लोगों में गुस्सा भड़का, और गुस्सा भड़कने की एक और वजह थी बिजली बिलों का बढ़ना।
पीओजेके में मंगला डैम समेत कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से हजारों मेगावाट बिजली पैदा होती है, जो पाकिस्तान की जरूरतों को पूरा करती है। लेकिन पीओजेके की आवाम को बिजली 4 से 5 गुना महंगी दर पर खरीदनी पड़ रही थी। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर बिजली बिल बाइकॉट का आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन उसको भी दमन करने की कोशिश की गई पाकिस्तानी सेना की ओर से और सरकार की ओर से। फिर मई 2024 का आंदोलन पीओजेके में जेएएसी की ओर से आयोजित हाल के सबसे संगठित और प्रभावशाली जन आंदोलन में से एक आंदोलन यह था, जिसमें 6 दिन में पूरे इलाके में शटर डाउन हो गया, व्हील जैम स्ट्राइक कर दी गई, मतलब सारे वाहनों के पहिए थम गए। सिट इन्स और लॉन्ग मार्च इसमें शामिल थे। 11 मार्च 2024 को पूरे पीओजेके से हजारों लोग मुजफ्फराबाद की ओर मार्च के लिए निकल गए थे। पाकिस्तानी सरकार ने सड़कें ब्लॉक करने के लिए सेना को उस वक्त भी उतारा था। कई जगहों पर हिंसक टकराव हुए और 4 से 5 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। सैकड़ों लोग घायल हो गए और यह तो ऑफिशियल है, कहा जाता है अनऑफिशियली बहुत बर्बरता की थी, जिसमें काफी ज्यादा लोग प्रभावित हुए। फिर पीओजेके में ही पिछले साल 2025 में भी ऐसा ही आंदोलन हुआ था। उस दौरान भी जेएएसी ने पूरे इलाके में शटर डाउन, व्हील जैम स्ट्राइक और मार्च का आह्वान किया था। इसी आह्वान के तहत मुजफ्फराबाद, रावलकोट, कोटली, मीरपुर, भिंबर जैसे कई बड़े इलाकों में व्यापक बंद का असर दिखा। यह आंदोलन सिर्फ आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि जेएएसी ने 38 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश की थी पाकिस्तानी सरकार के सामने। इसमें महंगाई, बिजली सब्सिडी, गेहूं सब्सिडी और 12 रिजर्व सीट को खत्म करने जैसे कई मुद्दे शामिल थे। इस दौरान सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों के हिंसक टकराव हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 से 9 लोग मारे गए और उस दौरान भी सैकड़ों घायल हुए थे। फिर 2026 की तस्वीरें याद कीजिए। पीओजेके एक बार फिर से धधक रहा है, बलूचिस्तान सुलग रहा है। पीओजेके सरकार ने जेएएसी को एंटी टेररिज्म लॉ के तहत प्रतिबंधित घोषित कर दिया है कि भाई आप प्रतिबंधित हो जाइए, प्रदर्शन कीजिए ही मत। इन सब के बावजूद पाकिस्तान की धरती पर प्रदर्शन हो रहा है। 8 जून को रावलकोट में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक टकराव हुआ था। कई लोगों की मौत हो गई थी। इसमें छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं शामिल थीं। इंटरनेट, मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई। सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हुई और अब खबर यह है कि पीओजेके की सड़कों पर टैंक्स तक उतार दिए गए, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो सवाल यह है कि अगर मुनीर दमन पर उतर चुका है तो वो पाकिस्तान की जनता का कितना दमन करेगा। कल पीओजेके में मुनीर फोर्स ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। और अब आपको नवभारत सुपर 6 में अगले 2 मिनट में दिखाते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें नहीं थम रही हैं। कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। स्थानीय निवासी ने चुनावी रैली में ममता पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी के घर एक बार फिर से सीआईडी की टीम पहुंची। विवादित टिप्पणी को लेकर सीआईडी समन देने पहुंची थी। टीएमसी के बागी सांसदों ने अलग गुट बनाने की मांग की है। 18 मई को लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी। 19 बागी सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र भी सामने आ चुका है। 14 जून को टीएमसी के बागी सांसद दिल्ली में बैठक करेंगे, जिसमें शुभेंदु अधिकारी शामिल हो सकते हैं। 15 जून को ये सांसद लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे। टीएमसी ने बागी सांसदों के हस्ताक्षर की जांच की मांग भी उठाई है। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। अखिलेश ने कहा कि बंगाल में चुनाव को लूटा गया और अगर इसी तरह से बेईमानी और लूट उत्तर प्रदेश में हुई तो देश में फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। अखिलेश ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में पीडीए समाज इस बार पूरी तरह से तैयार है। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका लगा। नामांकन रद्द होने के विरोध में याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए उसे खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीनाक्षी हाईकोर्ट जा सकती हैं। टाइम्स नाम नवभारत से बातचीत में मीनाक्षी ने कहा कि आज लोकतंत्र निराश हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस के विधायकों ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन भी किया था। मोदी सरकार के 12 साल पर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी ने 12 साल से बिना थके देश को आगे बढ़ाया है। उत्तराखंड के सीएम धामी कह रहे हैं मोदी सरकार की नीति तुष्टिकरण की नहीं संतुष्टिकरण की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह रही हैं पीएम के नेतृत्व में देश ने असाधारण यात्रा तय की है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एनएसए अजीत डोभाल और आर्मी चीफ के साथ मंथन किया गया। शाह ने सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत करने के निर्देश दिए। अमरनाथ यात्रा के दौरान रूट पर 600 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की जाएंगी। पहलगाम में यात्रा को लेकर मॉक ड्रिल भी की गई। और अब वक्त तो चला है नवभारत सुपर 6 में अगली स्पेशल स्टोरी का। खबर है कि भाईजान यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां शुरू कर दी।
पार्टी बिहार और महाराष्ट्र में मिली कामयाबी के बाद नए जोश के साथ उत्तर प्रदेश के मिशन में जुटने जा रही है, लेकिन प्लान अभी भी वही पुराना वाला है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र और मुस्लिम वोट, ये एकमात्र प्लान है जिस पर ओवैसी काम कर रहे हैं। 2 दिन बाद असदुद्दीन ओवैसी बहराइच में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन बहराइच का नाम आते ही आक्रांता, सालार, मसूद गाजी का नाम भी लोग लेने लग जाते हैं और फिर यहीं से ओवैसी के पूरे मिशन की कहानी समझ आ जाती है। आज आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर ओवैसी ने मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत के लिए बहराइच ही क्यों चुना। मतलब कहा जा रहा है कि ये ओवैसी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। ओवैसी 14 जून को बहराइच में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम का विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली ने मीडिया को बहराइच के पार्टी प्रमुख के दौरे और जनसभा के कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस इलाके में असदुद्दीन ओवैसी पहुंचेंगे। शौकत अली ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। इस वक्त हम लोग मटेरा की विधानसभा शंकरपुर चौराहे पर मौजूद है। यही वो जगह है जहां पर इंशाअल्लाह ताला 14 तारीख यानी इतवार के दिन और असर के बाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बहुत ही भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। आप तमाम लोगों से, मैं बहराइच के तमाम अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप इस जनसभा में पहुंचे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के विचारों को सुने। दर्शकों, ओवैसी का बहराइच आना और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के मिशन की शुरुआत करना वैसे तो बहुत आम बात है, लेकिन चर्चाओं का बाजार तब गर्म हुआ जब सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई कि ओवैसी साहब बहराइच में गाजी मियां की दरगाह पर भी जा सकते हैं, जिसके बाद बीजेपी से लेकर मुस्लिम उलेमाओं ने भी ओवैसी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यह कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कैंपेन की शुरुआत के लिए ओवैसी ने बहराइच ही क्यों चुना। तो इसका जवाब सीधा और सरल मैं आपको बताता हूं। बहराइच मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण। बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। इस सीट पर 2012 में समाजवादी पार्टी जीती थी और तब से जीतती आई है। अब एआईएमआईएम की नजर इस सीट के मुस्लिम वोट बैंक पर है। 14 जून को होने वाली असदुद्दीन ओवैसी की रैली को समाजवादी पार्टी के नेता चुनौती के रूप में भी देख रहे हैं। एआईएमआईएम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ अवध क्षेत्र यानी कि बहराइच, बलरामपुर, बस्ती जैसे इलाकों पर भी फोकस कर रही, जहां मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है। बहराइच को शुरुआती पॉइंट बनाकर पार्टी 200 सीटों पर अकेले लड़ने या बीएसपी के साथ गठबंधन की तैयारी दिखा रही। सूत्र बता रहे हैं कि ओवैसी पहले सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चादर चढ़ाएंगे। यह दरगाह मुस्लिमों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक जगह मानी जाती है, जो बड़े मुस्लिम जमावड़े के लिए भावनात्मक अपील भी पैदा कर सकती है, सारे मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट भी कर सकता है। संभावना तो इस बात की भी जताई जा रही है कि एआईएमआईएम यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली मटेरा से ही चुनाव लड़ सकते हैं। रैली में उनके नाम का ऐलान भी हो सकता है और इस ऐलान से एआईएमआईएम अपने लोकल कनेक्शन को मजबूत करने की कोशिश में है। 2022 में एआईएमआईएम का उत्तर प्रदेश में बेहद खराब प्रदर्शन था, लेकिन अब बिहार और महाराष्ट्र में जिस तरह से पार्टी चुनाव लड़ी और जिस तरह से उसके नतीजे सामने आए, उसका फायदा उत्तर प्रदेश में भी लेने की कोशिश की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।